Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is special class for all entrance exam of mathematics. मैं अभिषेक तिवारी। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10 important questions of CSIR, NET, GATE and IIT JAM। ना जो आज का टॉपिक है वो है लीनियर अलजेब्रा, और लीनियर अलजेब्रा में हम डिस्कस करेंगे CSIR, NET हो चाहे IIT JAM या GATE का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लीनियर अलजेब्रा के अंदर, जिसका नाम है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। और कुछ शॉर्ट ट्रिक देखेंगे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से रिलेटेड, कि जिससे कि किसी भी क्वेश्चंस को हम 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूं, 1 मिनट से कम टाइम के अंदर हम किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आइगन और आइगन वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज यूज करके। और आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका यूज करके हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, मैट्रिक्स की ट्रेस फाइंड कर सकते हैं, और लीनियर वेक्टर्स का यूज करके रैंक, लीनियरली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी हमारे सिंपल हो जाते हैं बाय यूजिंग आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। और इससे अगर हम CSIR नेट की बात करें तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से रिलेटेड होते हैं। कितने मार्क्स? सिर्फ एक ही टॉपिक से, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। अब इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक आते हैं, इसके सब टॉपिक, बट 20 मार्क्स इस टॉपिक से आते हैं। मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है अगर हम नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन। तो प्लीज जो इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस, तो प्लीज जो भी ये चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लीज जो भी लेक्चर्स है उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देके, बीच में वीडियो को छोड़ के ना जाए। उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1, अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि T हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि C क्यूब से लेके C क्यूब तक जा रहा है। इसको डिफाइन किस तरीके से किया? इस तरीके से। और बेसिस कैसा है? बेस्ड स्टैंडर्ड बेसिस। अब मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे लेक्चर बता चुका हूं कि कैसे किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। तो जो भी, इसीलिए बोल रहा हूं कि जो स्टार्टिंग का अगर लेक्चर नहीं देखे 1 से लेकर 37 तक, तो प्लीज वो चाहे तो 1.5, 1.75 के स्पीड में जल्दी जल्दी वीडियोस को देख सकते हैं। एक दिन में 4 से 5 वीडियो को 1.5 के स्पीड से वो जल्दी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स लिए जिसमें हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के शॉर्ट ट्रिक देखे कि कैसे किसी मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते। तो मैं आज आपको स्टैंडर्ड बेसिस का सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे मैट्रिक्स फॉर्म करते वो बताऊंगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बेसिस है। अब इसकी आइगन वैल्यू पूछा है, मतलब मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू पूछी। तो अब देखो, कभी भी स्टैंडर्ड बेसिस आता है ना, तो आपको मैट्रिक्स बनानी है। जैसे यहाँ पे 3x3 ऑर्डर है, तो आपको क्या करना है, ये जो पहले x के कोएफिशिएंट जहां जहां दिख रहे हैं ना, मतलब जो भी x का टर्म है उसके कोएफिशिएंट को पहले कॉलम में लिख दो। जैसे यहाँ पे 1, -1 और -1, 1, -1 और -1, सिंपल। ठीक है। सेकेंड में y यहां पे कितना दिख रहा है? 1, -1, तो ये हो जाएगा 1, -1 और लास्ट टर्म में 0। और अगर मैं z की बात करूं तो 1, 0 और -1, तो 1, 0 और -1, तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इसकी जो आइगन वैल्यू होगी, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा आइगन वैल्यू हमारा वैलिड है। अब ध्यान से समझो, तो आइगन वैल्यू की एक प्रॉपर्टीज होती है कि जो आइगन वैल्यू का सम होगा ना, वो ट्रेस के इक्वल होता है। तो अगर मैं इसका ट्रेस फाइंड करूं तो यहां से -1 + 1 कैंसल, यानी कि जिस आइगन वैल्यू का सम -1 होगा वही हमारा ऑप्शन राइट होगा। मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स की प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब जैसे इसे सम करेंगे
ये तो मेरे पास -1 और ये i माइनस आई कैंसिल -1, मतलब ये ऑप्शन राइट हो सकता है। अगर इसका सम करेंगे तो 1 आ रहा है, ऑप्शन रॉन्ग। इसका सम करेंगे तो 2i + 1 मतलब रॉन्ग। इसका ऑप्शन करेंगे तो -2i - 1 यानी कि ऑप्शन रॉन्ग। तो सिंपल प्रॉपर्टीज का यूज करके इस क्वेश्चंस को हम सिर्फ कितने मैक्सिमम अगर टाइम दोगे तो 30 सेकेंड, 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना। बस जितना टाइम आपको क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा सिर्फ वही टाइम आपका जाना चाहिए, बाकी ऑप्शंस को चेक करके आप। अब जैसे ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जल्दी एक ही ऑप्शन राइट होंगे, तो अगर पहला ऑप्शन राइट हो गया तो बी सी डी डायरेक्टली ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। अब ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पहले से ही मैट्रिक्स गिवन है और कह रहा है कि ए के पास कोई रियल आइगन वैल्यू नहीं होगी। इसमें कह रहा है कि सारे पॉजिटिव, इसमें कह रहा है सारे निगेटिव, और इसमें कह रहा है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होंगे। अब ध्यान से देखो, एक हमारे पास रिजल्ट है कि अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है देन ऑल आइगन वैल्यू आर रियल। अब ये कह रहा है कि ए हैज ए नो रियल आइगन वैल्यू, तो ये रॉन्ग हो जाए, क्योंकि अगर इस मैट्रिक्स को मैं ध्यान से देखूं, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। 0 1 2 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0। तो एग्जाम में आपको मैट्रिक्स को बड़े ध्यान से देखना है कि क्या वो किसी टाइप का मैट्रिक्स तो नहीं है, क्योंकि अगर उस मैट्रिक्स के टाइप पता चल जाए ना तो 50% काम तो वही हो जाता है। मतलब पहला ऑप्शन रॉन्ग। अब ये प्रॉपर्टी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वही सेम प्रॉपर्टी यहां भी यूज करेंगे कि जो अगर इनका मैं सम करूं तो आइगन वैल्यू, अगर इनका सम करूं तो कितना आ रहा है 0, मतलब ट्रेस 0 है, तो जो आइगन वैल्यू होगी उसका सम कितना होगा 0। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे 0 लाना है, तो ये 0 कब होगी 4 में से, जब एक वैल्यू या तो सारे 0 होंगे या तो कुछ प्लस और कुछ माइनस। तो सेकेंड थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है, सेकेंड में कह रहा है कि सारे के सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव होंगे, तो देयरफॉर ये रॉन्ग। ये कह रहा है सारे निगेटिव, ऑल रियल आइगन वैल्यू आर निगेटिव, तो ये भी रॉन्ग, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब हमने क्या यूज किया, सिर्फ एक तो ये प्रॉपर्टी यूज की कि जितने भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं, एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज अ रियल आइगन वैल्यू। सेकेंड क्या किया कि द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज अ ट्रेस, और आइगन वैल्यू का सम करेंगे तो ट्रेस के इक्वल आता है। अब यहाँ पे ट्रेस 0 है तो आइगन वैल्यू का सम भी 0 होना, मतलब आइगन वैल्यू का सम भी 0 होना चाहिए। बट आइगन वैल्यू का सम 0 कब होगा, या तो सारे आइगन वैल्यू, आइदर एवरी आइगन वैल्यू आर 0 और सम आइगन वैल्यू आर निगेटिव और सम आइगन वैल्यू आर पॉजिटिव। तो देयरफॉर ए हैज अ बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव आइगन वैल्यूज। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 363, यू बी ए 3x3 कॉम्प्लेक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स कह दिया। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स कह दिया, चाहे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या हर्मिशियन मैट्रिक्स हो, उसके सारे आइगन वैल्यू कैसे होते हैं, रियल। मतलब ये क्वेश्चन हो गया ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, बाकी चेक भी नहीं करना है। यूनिटरी होता है तो यूनिटरी में अगर हम एक यूनिट सर्कल बनाएंगे तो यूनिट सर्कल पे जितने पॉइंट होते हैं वही क्या हो सकता है, किसी यूनिटरी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू हो सकता है। यानी कि वो सारे वैल्यू जिनका मॉड्यूलस 1 होता है वो सारे आइगन वैल्यू होते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स के, तो वो है। बट यहाँ पे हर्मिशियन मैट्रिक्स ही हमारा काम हो गया, हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो देयरफॉर आइगन वैल्यू +- 1 ही हो सकता है, बाकी ए बी डी ऑप्शन रॉन्ग हो गए। मतलब सिर्फ आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, बाकी काम हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टी कर देते हैं। अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर पूछ रहे हैं। अब नंबर लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो आपको इसके लिए एक रिजल्ट याद रखना है कि अगर एवरी आइगन वैल्यू आर डिस्टिंक्ट, इफ एवरी आइगन वैल्यू आर डिस्टिंक्ट, मैं आपको बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास λ1 λ2 सॉल्व अप टू λn, ये सपोज मान लो आपके पास आइगन वैल्यू। अब अगर सारे डिस्टिंक्ट है, मतलब इच एल आई, जब भी आई जे के इक्वल नहीं है तो एल आई लैम्बडा आई इज नॉट इज इक्वल टू लैम्बडा जे, मतलब कोई भी आइगन वैल्यू सेम नहीं है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होंगे ना वो सारे क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। और अगर सपोज कोई आइगन वैल्यू सेम हो जाती है, हमें चेक करना होता है, तो पहले तो ये चेक करते हैं कि क्या इसके आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है या सेम है। तो मैट्रिक्स को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैट्रिक्स कैसा है, 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 4। अब यहां पे सिंपल ब्लॉक मैट्रिक्स बनाएंगे, तो देखो ये ब्लॉक मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स बन रहा है, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स,
अपर ट्रायंगुलर भी है, लोअर ट्रायंगुलर भी है, यानी कि जो इसके आइगन वैल्यू होंगे वही सारे हमारे आइगन वैल्यू होंगे। मतलब इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू। अब यहां से ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल के ऊपर वाला 0, तो अगर इसकी मैं आइगन वैल्यू की बात करूं तो इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी 3 और 4, जो कि डिस्टिंक्ट है। मतलब इसके पास 2 आइगन वेक्टर कैसे हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। अब ये मैट्रिक्स बच रहा है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस, तो ट्रेस कितना होगा 2 + 1 3x प्लस डिटर्मिनेंट, तो 2 - 4 यानी कि कितना हो जाएगा -2, तो ये कितना हो जाएगा -2। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसका रूट निकालूं, जैसे कि b² - 4ac, पहले ये चेक करता हूं, तो b² कितना हो जाएगा 9 - 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी आ रही है -2, तो ये कितना हो जाएगा 9 + 8 17। अब ये तो 0 नहीं है, यानी कि इसके दोनों आइगन वैल्यू कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। अब आइगन वैल्यू अगर इसके डिस्टिंक्ट है, मतलब मान लो एक आइगन वैल्यू ये 2 डिस्टिंक्ट है और एक आइगन वैल्यू 3 है और एक आइगन वैल्यू 4 है, और सारे आइगन वैल्यू कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है। और वो 3 4 भी नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे 3 4 पुट करके चेक कर सकते हो, 0 नहीं होगा। तो देयरफॉर इसके सारे आइगन वैल्यू कैसे है, डिस्टिंक्ट है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो भी डिस्टिंक्ट होंगे। तो देयरफॉर देयर आर 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बाकी ए बी सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब कह रहा है कि कितने डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होंगे इस मैट्रिक्स के, तो मैं आपको बता चुका हूं कि पहले देखो ये ब्लॉक मैट्रिक्स बना देंगे। अगर मैं एक ब्लॉक मैट्रिक्स बनाऊं तो ये कैसा बन रहा है, एक अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है, यानी कि इसके जो आइगन वैल्यू होंगे डायगोनल एंट्री वाले, जो डायगोनल एंट्री में जो मैट्रिक्स बन रहा है उसकी आइगन वैल्यू मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होगी, तो एक आइगन वैल्यू तो 0 हो गया। तो देयरफॉर बी और सी ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गए। अब ध्यान से देखो, हमारा काम हो गया। अब ये मैट्रिक्स में एक रिजल्ट यूज करना है जो हमने काफी लेक्चर्स में डिस्कस किया है। अगर इसका सम कितना हो रहा है 2, मतलब एक आइगन वैल्यू 2 होगी, यानी कि बाकी कुछ चेक ही नहीं करना, ये भी रॉन्ग और हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 376 में क्या कह रहा है कि अगर एक 3 × 3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अरे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इससे रिजल्ट आना चाहिए कि अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके जितने भी आइगन वैल्यू होंगे, अरे आइगन वैल्यू नहीं, हाँ आइगन वैल्यू, तो आइगन वैल्यू क्या होते हैं, सारे आइगन वैल्यू या तो इमेजिनरी होंगे या फिर 0। मतलब अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, if A is a skew symmetric matrix then its eigen value is 0, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू या तो 0 होगी या तो फिर एवरेज आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स आर 0 और इमेजिनरी, मतलब प्योरली इमेजिनरी, मतलब I 2I 3I, या तो सारे प्योरली इमेजिनरी होंगे या फिर 0। यही पॉसिबिलिटी है अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बस हो गया, अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन हमारा यही कंप्लीट हो गया प्रॉपर्टीज से। कह रहा है 3 × 3 का एक रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हैज एन आइगन वैल्यू, और एक कॉन्सेप्ट है रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब सारे एंट्री कैसे होंगे, रियल एंट्री होंगे, और कह रहा है कि उसका एक आइगन वैल्यू 2i है, तो देन वन ऑफ द रिमेनिंग आइगन वैल्यू इज। अब इसमें सिंपल सा बेसिक यूज करना है और कुछ नहीं। मैं कह रहा हूं कि λ1 λ2 λ2 ये 3 आइगन वैल्यू होंगे। इसने कह दिया कि इसकी एक आइगन वैल्यू जो है वो 2i है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर इसका एक पॉलिनोमियल बनेगा, मान लो ये पॉलिनोमियल बन रही है ax³ + bx² + cx + d, मान लो ये एक पॉलिनोमियल है, दिस इज द पॉलिनोमियल करस्पॉन्डिंग द गिवन मैट्रिक्स। 3 × 3 मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब अगर ये सारे, अब मैट्रिक्स कैसा है, रियल है, मतलब ये जो कोएफिशिएंट होंगे वो भी कैसे होंगे, रियल होंगे, क्योंकि हम मैट्रिक्स के एंट्री का ही पॉलिनोमियल बना रहे हैं ना। इसके रूट हो सकता है इमेजिनरी हो, बट सारे इसके जो एंट्री है वो कैसे है, रियल है। और वी नो दैट कि किसी भी पॉलिनोमियल के अगर कोएफिशिएंट
कैसे हैं, रियल है, तो जो उसके कॉम्प्लेक्स रूट होंगे वो हमेशा कंजुगेट के फॉर्म में होंगे। मतलब अगर एक रूट 2i है तो दूसरा रूट क्या होगा, -2i। अब थर्ड बच रहा है, तो ध्यान से देखूं तो 2i -2i तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो अब बच रहा है एक रूट। तो एक रूट सिंगल कॉम्प्लेक्स तो हो नहीं सकता। अब अगर वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, वी नो दैट कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सारे आइगन वैल्यू या तो प्योरली इमेजिनरी होंगे या तो जीरो होगी। तो देयरफॉर इसके पास ऑप्शन यही बच रहा है कि इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, जीरो। मतलब सिंपल प्रॉपर्टी का यूज करो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सेकेंड में क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो देयरफॉर 376 का आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। बाकी ए बी डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 377, इसमें क्या कह रहा है कि ए एक 5 क्रॉस 5 का रियल मैट्रिक्स है। इफ ए इज अ 5 क्रॉस 5 रियल मैट्रिक्स विथ ट्रेस इज इक्वल टू 15, 2 and 3 आर आइगन वैल्यू ऑफ ए, इच विथ ए इज इक्वल टू, विथ अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू। ये मेरा फेवरेट रिजल्ट, ये मैंने बहुत बार यूज किया, ये मेरा फेवरेट रिजल्ट है कि डिटर्मिनेंट ऑफ L1 सॉल्व अप टू Ln, डिफरेंट डिटर्मिनेंट ऑफ आइगन वैल्यू इज क्या होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी। किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, और किसी भी मैट्रिक्स का जो सम होगा वो सम ऑफ, यानी कि ट्रेस ऑफ ए, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होती है, सम ऑफ आइगन वैल्यू। अब ये हमारे पास कह रहा है कि ट्रेस कितना गिवन है, 15 और 5 आइगन वैल्यू है। 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है, यानी कि देयर आर 5 आइगन वैल्यू। तो एक आइगन वैल्यू हमको सपोज हमको पता नहीं, बाकी 2 आइगन वैल्यू गिवन है जिसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2। मतलब एक आइगन वैल्यू 2 कितने बार होगा, 2। एक आइगन वैल्यू कितने टाइम होगा, 3। तो देयरफॉर जो डिटर्मिनेंट होगा इन सारे आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट होगा। तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहां से एक आइगन वैल्यू भी मिल जाएगी, 15 माइनस 3 प्लस 3 6 प्लस 8 10, 10 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 5। 15 माइनस 10 5, बस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 4, 3 3 जा 9, 45, 45 4 जा 180, यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया, 180। सिंपल क्वेश्चन। और ये जो रिजल्ट है ना, मैं कम से कम, आज मेरा कितना 38 लेक्चर है, 38 लेक्चर में कम से कम 50 बार यूज कर चुका हूं। हर क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं से ये इनडायरेक्टली, मतलब नेट के क्वेश्चन में कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये हम लोग, चाहे वो गेट के क्वेश्चंस हो चाहे नेट के क्वेश्चंस में, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे नेट, गेट और आईआईटी जैम तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, आइगन वैल्यू, अगर आइगन वेक्टर के आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, जिसमें से प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यू, ये तो काफी बार यूज होता है। तो मेरा फेवरेट रिजल्ट है ये, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 180, बाकी ए बी सी ऑप्शन रॉन्ग। अब ये कह रहा है कि कौन सा फॉलोइंग आइगन वैल्यू हो सकता है मैट्रिक्स का। फिर से हम सेम रिजल्ट यूज करेंगे। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कैसा मैट्रिक्स है, ये एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स है। ध्यान देखो, परम्यूटेशन मैट्रिक्स दिख रहा है। अब परम्यूटेशन मैट्रिक्स है तो इसके आइगन वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 1 या तो -1, या फिर वो छोड़ दो, ये नहीं भी यूज करना है ना। अब मैं कह रहा हूं इसके सारे सब में कितने आ रहे हैं, देखो ये 1 1 आएगा, तो यहां से भी आप कह सकते हो कि इसका एक आइगन वैल्यू तो 1 तो फिक्स है। दूसरी बात, अब सेकेंड में ये कह सकता हूं कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो इसका ये दिख रहा है ना, ये ट्रेस, वो कितना है, 0। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर इस मैट्रिक्स का ट्रेस 0 है, ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स का ट्रेस 0 है और एक आइगन वैल्यू 1 है, तो मतलब इसके पास पॉसिबिलिटी क्या होगी कि इसकी और एक आइगन वैल्यू क्या होगी, -1 ही होगी। अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसके आइगन वैल्यू 0 हो सके और इसका जो सम है वो 0 हो सके। तो सम 0, अब क्योंकि परम्यूटेशन मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यू या तो 1 होगा या तो -1 होगा, बट हो सकता है सारे 1 हो।
जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट इज ए परम्यूटेशन मैट्रिक्स, बट सारे आइगन वैल्यू 1 है, तो ऐसा तो पॉसिबल है। बट यहां पे इसका डायगोनल कितना हो रहा है, डायगोनल का सम करेंगे तो वो 0 है, मतलब एक प्लस होगा तो सेकेंड -1 होना ही चाहिए। तो देयरफॉर यहां से हम ये कह सकते हैं कि इसकी आइगन वैल्यू या तो +1 या तो -1, यानी कि सी डी ऑप्शन करेक्ट। ये तो हो ही नहीं सकता, हम ये कह सकते हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, नहीं सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, परम्यूटेशन मैट्रिक्स है, तो इसका आइगन वैल्यू +- आई तो हो ही नहीं सकता। सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक हाँ सिमेट्रिक भी है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है, तो सिमेट्रिक है तो क्लियरली सिमेट्रिक मैट्रिक्स से भी हम कह सकते हैं सी डी वैसे भी एलिमिनेट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 379। देखो जब तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ना उसमें मोस्टली सब गेट के ही क्वेश्चन थे, खाली एक क्वेश्चन था जो हमने अभी आखिरी में किया था। जो लास्ट के 2 क्वेश्चन थे वो दिसंबर 2015 नेट का था, और लास्ट क्वेश्चन 378 नेट दिसंबर 2014, और ये भी क्वेश्चन किसका है, नेट का है, दिसंबर 2016। यहां पे भी वही करना है। पहले इस मैट्रिक्स को ध्यान से समझते हैं। ये क्या कह रहा है कि n एक मैट्रिक्स है, ऑड नंबर है ग्रेटर देन 7। मैंने हमेशा कहा था कि जब भी मैट्रिक्स अगर इस फॉर्म में दिया हो तो हमें सबसे लोवेस्ट लेना है। अगर n ग्रेटर देन 7 है तो हम n को 7 ही लेके चलेंगे, ऑड बोला है तो 7, 9 सब हो सकता है, तो हम हमेशा स्मॉलेस्ट लेके चलते हैं। एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है जिसकी पहली एंट्री ये है कि a i और i+1, मतलब क्या कह रहा है कि जैसे a12 a23 ये सारे एंट्री कितने होंगे, 1। सेकेंड ये कह रहा है कि an1 कितना होगा, ये भी 1 होगा। अब an1 का मतलब क्या होता है, n की वैल्यू 7 है, तो a7 कितना होगा, 1, और बाकी सारे एंट्री 0। तो एक काम करते हैं 7x7 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। कंडीशन क्या है कि जो a12 a13 ये सारे a23 सॉल्व अप टू, अब लास्ट में कितना आएगा a7, तो 7 8 तो हो ही नहीं सकता, मतलब लास्ट में a6 7 तक ये 1, बाकी सारे एंट्री क्या होंगे 0। देखो तो ये 1, बाकी सारे एंट्री 0, ये 0 1 0 0 0, यहाँ पे 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0, और यहाँ पे a7 1 भी कितना है, 1, क्योंकि an11 बोला है, तो n के प्लेस पे क्या है 7, यानी 1 0 0 0 0। अगर मैं ध्यान से देखूं इस मैट्रिक्स को तो ये एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स है। कैसे पता चला परम्यूटेशन मैट्रिक्स, हर रो में एक ही बना रहा है ना, अब हर रो में एक ही बना रहा है, तो इसके मतलब जो सारे इसके कॉलम में एंट्री 1, मतलब इसके एक आइगन वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1, इसके एक आइगन वैल्यू 1 है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं इसका परम्यूटेशन निकालता हूं तो परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं ग्रुप थ्योरी के लेक्चर में। तो जैसे कि अगर इस मैट्रिक्स का परम्यूटेशन निकालना है, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना, तो कैसे निकालते हैं, जैसे ये 1 है ना, 1 किस पे जा रहा है, 1 की जो एंट्री है 1 किस पे जा रहा है, 2 पे, 2 किस पे जा रहा है, 3 पे, 3 किस पे जा रहा है, 4 पे, यानी कि 4 5 पे, 6 पे, 7 पे, और लास्ट किस पे जा रहा है, 1 पे। यानी कि सिंपल मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है 4 जा रहा है 5 पे, 5 जा रहा है 6 पे, 6 जा रहा है 7 पे, और 7 जा रहा है 1 पे। तो देयरफॉर ये इस टाइप का मैट्रिक्स हो गया। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेगा 1, तो देयरफॉर एक पॉलिनोमियल आ गई x⁻7 - 1 = 0। और इसके पहले जो हमने एक एग्जांपल देखा था वहां पे ऑर्डर था इवन। अगर इवन ऑर्डर पे x⁻6 = 1 आ रही, तो इसका मतलब उसके पास 2 ही पॉसिबिलिटी थी कि आइगन वैल्यू कितना होगा, या तो प्लस या तो -1। बट यहां पे ऐसा नहीं हो रहा। हमें पता है कि जब भी x⁻7 = 1 है तो इसका एक रूट तो x-1 होगा, और उसके बाद एक साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल बनती है जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, p-1, वेयर p इज अ प्राइम नंबर। मतलब ये इस तरीके से कुछ बनेगा।
और ये एक साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल होता है जिसके सारे रूट डिस्टिंक्ट होते हैं। मतलब इस मैट्रिक्स के पास एक ही आइगन वैल्यू होगी 1 और बाकी सारे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट होंगे। तो ये याद रखना है इवन है या ऑर्डर। देखो पिछले मैट्रिक्स में हमने जो देखा था वो इवन ऑर्डर का था, तो हमने क्या किया एक आइगन वैल्यू प्लस और एक आइगन वैल्यू माइनस, बट यहाँ पे ऑड ऑर्डर होने की वजह से इसकी एक आइगन वैल्यू 1 होगी, बाकी सारे साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल सारे डिस्टिंक्ट होंगे। साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल का प्रॉपर्टी क्या है कि सारे आइगन वैल्यूज के डिस्टिंक्ट होते हैं। और वो कैसे पहचानते हैं कि x⁻n -1 सॉल्व अप टू 1 वेयर n इज अ p-1, यानी कि प्राइम नंबर से एक नंबर कम। तो देखिए पर ऑप्शंस को देखते हैं। ये कह रहा है कि a के पास a हैज वन एज एन आइगन वैल्यू, हाँ तो 1 आइगन वैल्यू होगा। ये कह रहा है कि -1, तो a के पास यहाँ पर माइनस आइगन वैल्यू नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इवन ऑर्डर था तो हमने देखा था कि इवन ऑर्डर के लिए तो आ रहा था, क्योंकि x अगर हम उसका एक एनालिटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं तो x⁻6 = 1, तो वहां पे +-1 है, बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सारे उसके सारे रूट क्या हो जाएंगे डिस्टिंक्ट। तो ये रॉन्ग। ये कह रहा है कि a के पास कोई रियल आइगन वैल्यू नहीं होगी, बट 1 तो रियल आइगन वैल्यू है, तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। ये कह रहा है कि a के पास एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू होगी जिसकी मल्टीप्लिसिटी >2, बट इसके सारे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग। तो देयरफॉर इसके ओनली a ऑप्शन राइट होंगे, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग। ये क्वेश्चन आया था दिसंबर 2016 में। अब लास्ट क्वेश्चन है कि अगर a b c d ये सारे डिस्टिंक्ट है, नॉन जीरो रियल नंबर विथ a + b = c + d, तो देन द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये अगर आप प्रैक्टिस से करते एक तो आप इसे प्रूव भी कर सकते हो, बाकी अगर प्रैक्टिस है तो ज्यादा अच्छा है। हमें इस पे डेफिनेशन यूज करना है। हमें पता है कि अगर लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू, अभी ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, अगर आपने आइगन वैल्यू के बहुत सारे क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस किए हैं तो आपकी प्रैक्टिस में आनी चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पे ऐसा कौन सा वेक्टर लूं। ये डेफिनेशन होता है ax = λx वेयर x इज नॉन जीरो वेक्टर, कि लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ a इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर x सच दैट ax = λx। ठीक है, अब हमारे पास a कैसे गिवन दिया है, एक मैट्रिक्स गिवन है ab1 cd1 1 -1 0। अब ये कह रहा है कि हमारे पास एक कंडीशन दिया है कि a + b = c + d, एक मैट्रिक्स गिवन है और कह रहा है कि इसका कौन सा आइगन वैल्यू हो सकता है अगर ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 1 1 0 ले लेते हैं और यहाँ पे 1 1 0 और ये a + b, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? ऐसे हम सारे वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो बात यह थी कि हमें एक वेक्टर ढूंढना पड़ेगा। तो अगर आपका थोड़ी अगर एग्जाम में अगर थोड़ा भी आपका दिमाग चलता है, अगर आपकी प्रैक्टिस है, वैसे तो एग्जाम में इतना हम सोच नहीं सकते, बट अगर आपका प्रैक्टिस है तो आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो। तो यहां से जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये a + b = और यहाँ पे क्या आ जाएगा c + d। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये a + b ये तो 0 है, यहां से c + d ये 0 और ये तो 1 और -1 0, और यहां से क्या आएगा a + b, बट यहाँ पे c + d था, यहाँ पे a + d, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट उसने गिवन दे दिया है कि a + b = c + d, मतलब ये वेक्टर सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर a b लेंगे तो देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर x, ये हमारे पास एक नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट हो रहा है सच दैट जो आइगन वैल्यू की डेफिनेशंस को सेटिस्फाई कर रही है। तो देयरफॉर a + b इज एन आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स इफ इट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। तो देयरफॉर ये IIT जैम का क्वेश्चन था 2015 में। तो देयरफॉर इसमें से कह रहे हैं कि कौन सा आइगन वैल्यू हो सकता है। तो अब IIT जैम में एक ही क्वेश्चन राइट होते हैं, अगर वो MCQ का क्वेश्चन है तो देयरफॉर ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, तो ओनली बी ऑप्शन करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। दिस इज द 10 क्वेश्चंस ऑफ लीनियर अलजेब्रा व्हिच इज रिलेटेड टू आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के हमने बहुत सारे क्वेश्चन इससे पहले भी किए। आज हमने कुछ ट्रिक वगैरह देखे कि कैसे जो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी और ट्रेस की प्रॉपर्टीज का यूज करके कितने कम टाइम में हम किसी भी क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज अगर लेक्चर पसंद आए तो जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई नया टॉपिक आप चाहते हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अलग से लेक्चर्स में उसके बारे में आपको एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा जिसमें वो एक सेपरेट टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।